तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज था हमारा संडे और आज 31 मार्च। तो RWA का हर संडे को वीकली मॉक टेस्ट आता है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो उसी मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन मैथ के आए थे, तो उस मैथ के सेक्शन को मैं यहाँ पे सोल्यूशन कराने वाला हूँ कि मैंने उस 20 क्वेश्चन को कैसे, मैं अपने तरीके से बताऊंगा कि मैंने उसको कैसे अटेम्प्ट किया। जो सोल्यूशन दिया था मोबाइल में उसको मैं नहीं बताऊंगा, जिस तरीके से मैंने किया है मैं वो बताऊंगा। अगर इसमें कोई गलती हो जाएगी तो उसके लिए पहले से ही सॉरी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए माफ़ कर देना। और मैं यहाँ पे अपने तरीके से बताऊँगा। अगर आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से बता दूँ जो भी मैंने किया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु में एल्यूमिनियम तथा टीन 4 और 5 के अनुपात में है। तो हमारा क्वेश्चन है कि एक मिश्र धातु है जिसमें एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम और टीन का जो अनुपात है वो 4 और 5 के अनुपात में है। ठीक, आगे कह रहा है कि दूसरे मिश्र धातु में समान तत्वों का अनुपात 4 और 7 है। मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, और इसमें जो अनुपात है वो 4:7 है। यदि एक नया मिश्र धातु बनाने के लिए इन दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है। यहाँ भी बस यही इसका मेन पॉइंट है कि दोनों मिश्र धातुओं को बराबर मिलाया जाता है, बराबर, बस यही हमारा मेन पॉइंट है। तो नए मिश्र धातु में इन दोनों तत्वों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, क्वेश्चन में कह दिया है कि बराबर मिलाया जाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको जोड़ेंगे तो 5 4 9 आ रहा है, और इसको जोड़ने के बाद 7 4 11 हो रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 11 है, तो हमें इनको बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे 11 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 99। यहाँ पे 9 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 99। तो ये हमारा बराबर हो गया। अब अगर हमने यहाँ पे 11 से गुणा किया है तो इन दोनों में भी तो 11 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 9 से गुणा किया है तो इन दोनों में भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 11 चौक 44, ये हो गया 11 5 55, और ये हो गया 9 चौक 36, ये हो गया 9 7 63। तो ये हमारा नया अनुपात हो गया। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब नया अनुपात पूछा है तो इसको जोड़ देंगे, 5 3 8, 6 5 11, ये आ गया 6 4 10 की 0, 4 3 7 1 8। तो यही हमारा आंसर हो गया। 2 से काट देंगे और 2 5 10, 2 9 18। तो यही हमारा आंसर हो गया। बस आपको यही करना था इसमें। पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं। तो एक चीज़ के लिए सारी, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था वो दूसरा था। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि किसी समूह में 125 विद्यार्थियों की औसत आयु 16.2 वर्ष है। यानी किसी समूह, कोई समूह है जिसमें 125 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु 16.2 वर्ष है। 40% विद्यार्थी लड़के हैं और शेष लड़कियाँ हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 40% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियाँ हैं। तो 40% को हम बटे में करेंगे तो 2/5 आएगा। अगर आप इसे तोड़ेंगे ऐसे करके 40/100 करेंगे तो ये 2/5 आएगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा है कि इसको हम तोड़ेंगे तो 2/5 आएगा। क्वेश्चन में कहा है कि लड़कों की औसत आयु लड़कियों की औसत आयु से 20% अधिक है। यानी 20% अधिक है, तो सबसे पहले 20% को फ्रैक्शन में कर लेंगे तो ये आएगा 1/5। ठीक, अब हम चलते हैं हम अपने सवाल को। इसको मैंने कैसे लगाया था, तो इसको मैंने ऐसे लगाया था कि पहले बॉय और गर्ल, बॉय गर्ल हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि टोटल जो बच्चे हैं यहाँ पे 5 हैं। टोटल बच्चे 5 हैं, जिसमें से 40% लड़के, यानी 40%, 5 का 40% 2 आएगा, तो 2 लड़के हैं और 3 लड़कियाँ हो गई। टोटल 5 हैं, 5 में से 2 लड़के हो गए तो बचे 3, तो वो लड़कियाँ हो गई। अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि लड़कों का जो औसत है वो लड़कियों से 20% ज़्यादा है। तो मान लेते हैं कि लड़कियों का औसत 5 है, तो लड़कों का औसत एक ज़्यादा 6 होगा। तो लड़कों का औसत 1 ज़्यादा 6 होगा। तो अब हम निकाल लेते हैं, यहाँ से हम टोटल औसत अपना निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम टोटल क्लास का औसत निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 6 दूना 12, फिर ये गुणे प्लस 15, इसको हम डेविएशन मेथड बोलते हैं। ये मैंने गगन प्रताप सर से सीखा है। फिर क्या करेंगे, इसको हम भाग देंगे, इनसे जोड़ देंगे, 3 2 5, तो ये आ गया 27/5। तो ये आ गया 54, 5.4 आ गया। ठीक, हमारा टोटल जो औसत आ गया 5.4 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल औसत 5.4 नहीं 16.2 है। इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो इससे 3 गुना ज़्यादा है, इससे 3 गुना ज़्यादा है। तो हमसे पूछा है कि लड़कों की औसत आयु, तो लड़कों की औसत आयु 6 नहीं होगी, ये भी इससे 3 गुना ज़्यादा 36 18 होगी।
तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया था। अब ये पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन इसको मैंने ऐसे ही किया था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी टंकी को पूर्णतः पानी से भरना है, जिसके लिए समान प्रकार के 8 पाइप उपयोग किए जाते हैं। टंकी 1 घंटा 40 मिनट में भर जाती है। ऊपर बताए अनुसार समान प्रकार के 10 पाइप का उपयोग किए जाते हैं, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो ये इसके कहने का मतलब ये है, ये क्वेश्चन जानते हैं किस टाइप का है, जैसे उस टाइप का क्वेश्चन जैसे कहता है कि 10 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो 20 आदमी उस काम को कितने दिन में करते हैं। तो ये क्वेश्चन एकदम आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। जैसे कह रहा है कि 8 पाइप है, वो किसी टंकी को 1 घंटा 60 मिनट में भरते हैं, 1 घंटा 40 मिनट में भरते हैं, 1 घंटा 40 मिनट में भरते हैं। तो इसको हम मिनट में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 100 मिनट। तुम कह रहा है कि कोई 8 पाइप है जो एक टंकी को 100 मिनट में भर देते हैं। तो आगे कह रहा है कि ऐसे ही 10 पाइप है, सेम ऐसे ही 10 पाइप है, तो वो कितने मिनट में भरेंगे। तो यही हमारा क्वेश्चन है, टाइम हमसे पूछा है, यहाँ पे टाइम हमसे पूछा है। तो बस हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ से आ गया टाइम बराबर 80 मिनट। अब इसको आप घंटे में चेंज कर देंगे तो 1 घंटा 20 मिनट। तो यही हमारा आंसर हो गया। बस इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें बस अगर आपको समझ में आ गया कि ये कैसे लगेगा तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कि एक कार 3 PM पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरी कार 4 PM पर 75 किलोमीटर घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों कारें किस समय पर मिलेंगी। क्वेश्चन में कहा है कि एक कार है जो कि 3 PM पर चलती है, 3 PM पर चलती है और इसकी स्पीड जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक। और आगे कहा है कि एक दूसरी कार है जो कि 4 PM पर चलना शुरू करती है, यानी कि इसके 1 घंटे बाद, और इसकी स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जब ये चलना शुरू करती है तो उससे पहले ये 1 घंटा चल चुकी होती है। यानी जब 4 बजता है उससे पहले ये 1 घंटा चल चुकी होती है। यानी ये हर घंटे 50 किलोमीटर चलती है, तो ये 50 किलोमीटर की दूरी पहले ही तय कर चुकी है। तो वही क्वेश्चन में कहा है कि दोनों कारें किस समय पर मिलेंगी। तो जैसे ये 50 की स्पीड से चल रही है, ये 75 की स्पीड से, अब ये हर घंटे कितना ज़्यादा चल रही है, 25 किलोमीटर ज़्यादा चल रही है। तो बस हमें क्या करना है कि इस 50 को तय करने में इनको कितना समय लगेगा। तो 25 से भाग दे देंगे तो 25 दूना 50, 2 घंटे का समय लगेगा। तो अब क्वेश्चन में कहा है कि किस समय पे ये दोनों मिलेंगी। तो 4 बजे से 2 घंटे बाद, तो 4 से 5, 5 से 6, यानी 6 बजते बजते ये दोनों कारें एक दूसरे के पास हो जाएंगी। तो यही हमारा आंसर हो गया 6 PM। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है कि किसी संख्या को 3/2 से गुणा करने के बजाय गलती से 7/5 से गुणा कर दिया गया। इस गलती के कारण परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। क्वेश्चन में कहा है कि कोई संख्या है, उसे हमें 3/2 से गुणा करना था, लेकिन हमने गलती से 7/5 से गुणा कर दिया। इसको सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है, मतलब कोई संख्या है, मान लेते कोई भी संख्या है, एक संख्या है जिसे हमने 3/2 से गुणा करना था, लेकिन हमने 7/5 से गुणा कर दिया। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हम एक संख्या मान लेंगे अपने मन से। और अपने मन से कैसे मानेंगे, ये नीचे 2 और 5 है, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या 10 है, तो 10 वो संख्या 10 है, तो हमें 10 में 3/2 से गुणा करना था। तो 3/2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। लेकिन हमने गुणा किससे कर दिया, 7/5 से। 10 में 7/5 से गुणा कर दिया, तो यहाँ से कितना आएगा, 5 दूना 10, 7 दूना 14। मतलब अगर हम सही गुणा करते हैं तो ये हमारा 15 आता, लेकिन हमने गलत गुणा कर दिया, जिसकी वजह से हमारा आंसर आ गया 14। तो वही पूछा है कि कितना प्रतिशत का अंतर हुआ। तो हम देख रहे हैं कि 15 के बजाय 14 आ गया, 1 कम आ गया, तो 15 पे 1 कम आ गया। और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये हमारा आ गया 5 × 15, 5 दूना 10, तो ये आ गया 6 सहित 36 18, 2/3। तो ये हमारा आंसर आ गया 6 सहित 2/3%। तो ये हमारा आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज से है कि यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 पर 10% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इसको सॉल्व करने के 2 से 3 विधि है। तो मैंने कैसे इसको सॉल्व किया था मैं वो बताता हूँ। जैसे 24,000 रुपये है, ठीक। अब कह रहा है 10% इसका दर है और 2 साल के लिए, टाइम इसका 2 साल दे रखा है, ठीक। तो मैंने इसको कैसे किया था, ये मैंने राकेश यादव सर से सीखा है। क्या करूँगा मैं, इसको फ्रैक्शन में करूँगा तो 1/10 आएगा।
तो अब 2 साल का है तो मैं 10 का वर्ग करूँगा तो आ गया 100। ठीक, अब क्या करूँगा, पहले 1 साल के लिए कितना ब्याज लूँगा, पहले 1 साल के लिए ब्याज लूँगा तो 1/10 करूँगा तो यहाँ से आ गया 10। दूसरे साल के लिए 1/10 करूँगा तो यहाँ से आ गया 10। अब फिर ब्याज पे भी ब्याज लूँगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लिया जाता है। तो 1/10 का 10 का 1/10 करूँगा तो आएगा 1। तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। तो 10, 10, 20 और ये आ गया 21 आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हमारा जो मूलधन है वो 100 नहीं है, वो 24,000 है। तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, तो इससे 240 गुना ज़्यादा है। तो ये भी 21 नहीं होगा, ये भी 240 गुना ज़्यादा होगा, 5040। तो यही हमारा आंसर हो गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो ग्राफ है। तो ग्राफ एकदम साफ नहीं दिख रहा है तो उसे मैं छोड़ देता हूँ। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन कह रहा है, ये नाव और धारा का क्वेश्चन है कि सुनील एक नाव को धारा के विपरीत 1 घंटे 15 मिनट में 20 किलोमीटर तक ले जाता है। यदि नदी की धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा की दिशा में नाव 30 किलोमीटर तक ले जाने में उसे कुल कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन एकदम आसान है। कह रहा है कि एक लड़का है सुनील, तो ये हमारी नदी बह रही है। ठीक, कह रहा है कि नदी की धारा ऐसे नीचे की तरफ बह रही है और कह रहा है कि वो एक नाव को लेके ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी धारा के विपरीत लेके जा रहा है। तो जब भी धारा के विपरीत लेके जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इनकी चाल को माइनस कर देंगे। यानी नदी की चाल n को मान लेते हैं नदी की चाल है और d को मान लेते हैं धारा की चाल है। और कह रहा है, और हमको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक, अब कह रहा है कि नदी और धारा की चाल, कह रहा है कि 20 किलोमीटर वो 1 घंटे 15 मिनट में तय करता है। तो 1 घंटे और 15 मिनट में तय करता है। तो 15 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो बटे में 60 आ जाएगा। तो 15 कम 15, 15 चौक को 60 आ गया। यानी 1 घंटे 1 सही 1/4। तो ये आ गया 4 कम 4, 5/4। यानी वो 20 किलोमीटर की दूरी 5/4 घंटे में तय करता है। तो हम इसे लिख देंगे 5/4। अब ये ऊपर चला जाएगा, 4 यहाँ से उठ के ऊपर चला जाएगा। तो 5 चौक को 20, यहाँ से आ गया 16। यानी धारा के विपरीत दिशा में इसकी चाल आ गई ना, और धारा की चाल आ गई 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब आगे कह रहा है कि जो धारा की चाल है वो 2 किलोमीटर है। यानी धारा की चाल क्वेश्चन में दे रखा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो यहाँ से हम n की मान निकाल लेंगे। तो n का मान निकालने के लिए हम यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो 2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 16 2 18 हो जाएगा। तो n का मान यहाँ से आ गया 18। n का मान यहाँ से आ गया 18। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि धारा की दिशा में नाव को 30 किलोमीटर तक ले जाने में उसे कुल कितना समय लगा। यानी धारा ऐसे बह रही है, नाव को भी ऐसे ही लेके आ रहा है। तो जब नाव और धारा एक ही दिशा में जाती है तो ये दोनों जुड़ जाता है, नाव और धारा का जो ये है चाल वो जुड़ जाता है। तो ये हो गया n + d। कितना जा रहा है, 30 किलोमीटर जा रहा है। तो 18 + 2 हो गया 20। तो यहाँ से हमारा आगे टाइम निकल जाएगा, यहाँ पे 3/2 आ गया। तो ये आ गया 2 1 कम 2, 1/2। यानी 1 घंटे 1/2 मिनट। इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भाग करेंगे तो 2 23 आ गया 60। तो यानी 1 घंटे 30 मिनट। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर आ गया 1 घंटे 30 मिनट। अब मुझे पता नहीं कि मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन इसको मैंने ऐसे ही लगाया था। अगर आपका इस पर प्रैक्टिस होगा तो आप बहुत जल्दी कर लेंगे। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। तो इसका हमें आंसर बताना है। तो अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे a² + b² बन रहा है। अगर हम मान लेते हैं कि 18.43 बराबर a मान लेते हैं और 6.57 बराबर हम b मान लेते हैं, तो ये तो हो गया पूरा a² और ये पूरा हो गया b²। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये a - b का मान है, a - b का मान है। यानी 18.43 में से हम 6.57 घटाएंगे तो यही हमारा आएगा। तो यहाँ से आ गया 6 8, यहाँ से आ गया ये। यानी ये जो है ये a - b का मान है। तो इसको मैं रख देता हूँ। तो यहाँ से आगे a² इसके जगह b² और इसके नीचे इसके जगह मैं रख देता हूँ a - b। तो ये हमारा सूत्र बन गया। हम सबको पता है कि a² - b² क्या होता है, एक क्वेश्चन में a - b, दूसरे क्वेश्चन में a + b और नीचे हमारा a - b है। तो a - b से a - b कट गया, अब बचा a + b। a + b बच गया
अब ए की जगह हमने 18.43 प्लस बी की जगह 6.75 7.57। अब इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आएगा 25। तो यही हमारा आंसर हो गया। बस आपको इसमें यही करना था, तो इसको ऐसे ही लगाना था। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि हमें ज्ञात करना है। इसमें जो त्रिज्या है वो 14 दे रखा है। तो हमें पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और परिधि जो होती है, परिधि जो वृत्त की परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है। तो यहाँ पे हम रख देंगे 22/7 गुणे 14 7 दूना 14 14 दूना 28, इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा 616। तो यहाँ से ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको 22/7 गुणे 14, तो 7 दूनी 14, ये आ गया 88। तो 616 और 88 ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो ये प्रोपोर्शन अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है कि यदि x 12.8 64.8 का मध्यानुपाती है और y 38.4 57.6 का तृतीयानुपाती है तो 2x अनुपाती y का हमें मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या है कि जो x है, x है वो 12.8 और 64.8 का मध्यानुपाती है। तो जब भी कोई मान लेते हैं a b c, तो अगर इसमें कहेगा कि b जो है इन दोनों का मध्यानुपाती है तो b बराबर आ जाएगा √ac। ठीक है, तो ऐसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे। तो ये x जो है मध्यानुपाती है तो x बराबर आ जाएगा √12.8 गुणे 64.8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं कि 8 गुणे 2/10, और इसको हम लिख सकते हैं कि 8 गुणे 9। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक यहाँ पे 8 है तो ये 8 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 9 है तो 1 9 बाहर आ जाएगा, और हम देख रहे हैं 8 दूना 16, तो 16 का वर्ग जो होता है 4 होता है, तो यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 10 है तो 1 10 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। तो x बराबर हमारा यहाँ से मान निकल जाएगा। तो कितना आ गया, 8 चौको 32 गुणे 9, तो 9 दूना 18 के 8 9 3 27 1 28। तो ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ से x का मान आ गया 28.8। तो हमने यहाँ से x का मान निकाल लिया 28.8। ठीक है, अब हम y का मान निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या है कि y 38.4 और 57.6, 38.4 और 57.6 का तृतीयानुपाती है। तो जैसे तृतीयानुपाती है तो क्या करेंगे, तो 38.4 बटे 57.6 फिर अनुपाते 57.6 बटे y। तो हमें यहाँ से y का मान निकालना है। तो y का मान निकालेंगे तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 57.6 गुणे 57.6 बटे 38.4 आ गया y बराबर। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, 8 4 12 3 15, 3 से भाग, पहले हम 4 से भाग देंगे तो 4 9 36, 4 6 24, और इसको भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, यहाँ से दशमलव से दशमलव कट जाएगा, तो 12 से ये जाएगा 12 बेर, 12 8 96, तो 4 3 12, 4 दूना 8, ये आ गया 2 दूना 4, 2 8 16, 2 8 16। तो ये आ गया y बराबर हमारा आ गया 3 8 24 के 4, 3 8 24, 26 के 6, 3 दूना 6 2 8। तो ये आ गया हमारा 86.4। तो y बराबर आ गया हमारा 86.4। यहाँ पे y बराबर आ गया 86.4। ठीक है, तो अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि 2x अनुपाते y का मान हमें निकालना है। तो 2 गुणे x का मान कितना, 28.8 अनुपाते y का मान 86.4। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, तो यहाँ से हम इसको काट देंगे, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूना 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दशमलव से दशमलव काट देंगे। अब 4 से काटेंगे तो 4 से 28, 4 दूना 8 अनुपाते 4 एकम 4 0, 4 8 32। अब हम 12 से काटेंगे, 12 6 72, 12 9 108, 3 दूना 6, 3 3 के 9। तो ये हमारा आंसर आ गया 2 अनुपाते 3। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इसको आपको ऐसे सॉल्व करना था।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ये लाभ हानि का क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार हानि पर 455 रुपये में कोई वस्तु बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 490 में बेचता है तो उसे हुई हानि की 4 गुना धनराशि के लाभ बराबर लाभ होता है। तो 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन 1-2 बार लगा लेंगे तो ये हम कभी नहीं भूलेंगे। आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने कैसे लगाया था। तो मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसका सीपी क्रय मूल्य हमें पता नहीं, मान लेते हैं कि सीपी कुछ भी होगा, हमें पता नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो इस वस्तु को 455 रुपये में बेचता है, कुछ हानि पे बेचता है। जब वो 455 रुपये में इसे बेचता है तो उसे कुछ हानि होती है, लेकिन वो हमें पता नहीं कितनी हानि होती है। फिर आगे कह रहा है कि यदि वो इसी वस्तु को 490 रुपये में बेचता है, 490 रुपये में बेचता है, तो यहाँ पे जो हानि होती है उसका 4 गुना यहाँ पे लाभ होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हानि 1 की होती है, 1 की हानि होती है, तो इससे 4 गुना यहाँ पे लाभ होता है। तो 1 का 4 गुना यहाँ पे लाभ हो गया। अब इस टाइप को क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा तरीका क्या है, क्या करना होगा, सिंपल सा 455 को 490 में से माइनस करेंगे तो कितना माइनस करेंगे तो ये आएगा 35। तो ये जो 35 की वैल्यू है ये इसी इन दोनों की जोड़ की वैल्यू है। तो 5 की वैल्यू आ गई 35। तो हम यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल देंगे तो 5 7 35 आ गया। अब 1 की वैल्यू हमारा आ गया 35, तो यहाँ पे इस 1 में गुणा कर देंगे तो आ गया 7। अब हमें सीपी निकालना है, तो ये हानि हो रही है ना, तो हम इसमें प्लस करेंगे तो हमारा सीपी हो जाएगा। तो प्लस करेंगे तो 7 5 12 के 2 6 462। तो हमारा जो है सीपी आ गया, क्रय मूल्य आ गया 462। हम चाहते तो अपनी सीपी यहाँ से भी निकाल लेते। 7 को 28, इसमें 28 जोड़ दे, इसमें 28 ये लाभ हो रहा है तो 28 माइनस करते तो 462 आ जाता है। चाहे हम यहाँ से चाहे यहाँ से, दोनों तरफ से यहाँ पे हम सीपी निकाल सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे हमें कितने में बेचना चाहिए। तो 25% का लाभ, ठीक है, 25% का लाभ, इसे हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो ये आएगा 1/4। यानी कोई वस्तु 4 की है तो 4 पे 1 का लाभ लेने के लिए उसे हमें 5 में बेचना होगा। लेकिन इस 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 462। ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, 462/4 गुना ज़्यादा है। तो हमें 5 का मान बताना है, तो 5 का मान भी 462/4 गुना 5, इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 5 20। तो अब इसमें 5 का गुणा करेंगे तो 5 25, 5 25 के 7, 5 एकम 5, 5 2 7 5। तो ये हमारा आंसर हो गया। यानी 25% का लाभ लेने के लिए 462 को 577.5 रुपये में बेचना होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड हो सकते हैं। ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपको इसका तरीका पता होगा तो आप आराम से कर लेंगे। जैसे कहा है कि 288 है, इसका धनात्मक गुणनखंड हमें बताना है। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले आपको इसको गुणनखंड करना होगा। 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 3 6 36, फिर 2 18, आपको ये तो पता ही होगा। फिर 2 9 18, फिर 3 3 के 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 2 यहाँ पे कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 गुणे 3 कितनी बार आया, 1 2। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 के पावर 2। तो अब धनात्मक गुणनखंड निकालने का बस एक ही तरीका है। यहाँ पे 2 की पावर 5 है ना, तो 5 में 1 जोड़ देंगे गुणे, यहाँ पे 3 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे। अब यहाँ से आ गए 6 गुणे 3। तो यही हमारा धनात्मक गुणनखंड आ गया, यही इसका आंसर है 18। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो कि लसा और मसा का है। तो 2 संख्याओं का अनुपात 9 और 13 दे रखा है। क्वेश्चन में 2 संख्याओं का अनुपात 9 और 13 दे रखा है और कह रहा है कि उनका जो मस है यानी HCF जो है उनका मस 6 है। तो हमसे एलसीएम पूछा है, तो कभी भी अगर कोई 2 संख्याएं अनुपात में है और उसका एलसीएम निकालना हो तो उसका एकदम सिंपल तरीका है, क्या है, HCF गुणे संख्याएं A गुणे B। मान लेते हैं ये 2 संख्याएं हैं, यही इसका आंसर है। यहाँ से इसका आंसर एकदम आसानी से निकल जाएगा। HCF हमारा कितना दे रखा है, 6, और एक संख्या 9, एक संख्या 13। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 702। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है कि एक मिस्त्री एक दीवार को 17 घंटे में बनाता है, 7 घंटे के बाद वह विराम लेता है, दीवार का कितना भाग अभी भी बनना बाकी है। तो कह रहा है कि एक मिस्त्री किसी दीवार को, कोई दीवार है उसे 70 घंटे में बनाता है। तो हम मान लेते हैं कि मिस्त्री 1 घंटे में 1 काम करता है। मान लेते हैं कि 1 घंटे में 1 काम करता है, तो 70 घंटे में कितना काम करेगा, 70 काम करेगा।
70 घंटे में 70 काम करेगा। तो कह रहा है कि 7 घंटे के बाद, यानी 7 घंटे के बाद, तो 1 घंटे में अगर 1 काम करता है तो 7 घंटे में कितना काम करेगा? 7। तो जब 7 काम कर दिया तो अब काम कितना बचा? 63। यानी 7 घंटे में 7 काम कर दिया तो बचा काम 63। तो वही कह रहा है कि अभी भी कितना काम बचा है, तो टोटल काम है 70, तो उसी से हमारा निकल जाएगा। तो 7 9 63, 7 से कम 7, ये आ गया हमारा 0.9, यानी अभी भी 0.9 काम बचा है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसमें थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है, जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है। सी का मान दिया है, ए का मान हमें निकालना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या ए बी सी 3 संख्याएं हैं, ए बी सी 3 संख्याएं। तो कह रहा है कि संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है। तो 17.5%, तो 17.5% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा 100/100। तो 25 चौको 100, 25 3 75, तो 7/40 आ जाएगा। तो ये इसको आप चेंज करेंगे तो ये 7/40 आएगा। तो वही क्वेश्चन में कहा है कि संख्या बी संख्या ए से इतना कम है। तो मान लीजिए संख्या ए जो है 40 है, तो संख्या बी इससे 7 कम कितना होगा? 33 होगा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन में कहा है कि संख्या सी संख्या बी से 22.5% अधिक है, 22.5% अधिक है। इसको हम चेंज करेंगे तो 22.5/100, तो 25 चौको 100, 25 चौको 100, ये आएगा 9/40। कहा है कि यदि संख्या, जबकि संख्या सी संख्या बी से 22% अधिक है, यानी बी हमारा 40 है तो सी इससे 9 ज़्यादा है। बी हमारा 40 है तो सी इससे 9 ज़्यादा 49 है। तो यहाँ से ये आ गया। अब हमारा रेशियो निकल गया ना। ठीक है, यहाँ पे तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे बी है 33, यहाँ पे बी 40 है। तो ये तो हो नहीं सकता कि बी एक ही बार में 33 भी हो 40 हो। तो हमें इसे बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 40 से गुणा करेंगे। तो अगर हमने यहाँ 40 से गुणा किया तो यहाँ भी 40 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 1600। अब इसको हम 33 से गुणा करेंगे, बराबर करना है ना, तो यहाँ भी 33 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ गया 40 × 33 और ये आ गया 49 × 33। तो ये हमारा ए बी सी का अनुपात आ गया। तो ये हमारा ए बी सी का अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सी का मान 8085 है। अब इसका मान क्वेश्चन में 8085 दे रखा है, 8085 है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा है? तो 11 3 33, 11 7 77, 11 3 33, 11 5 55। तो ये चला जाएगा 3 से, 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 5 15, और ये 5 बार जाएगा। तो ये इससे 5 गुना ज़्यादा है, ये इससे 5 गुना ज़्यादा है। तो हमसे पूछा है कि ए का मान, तो ए का मान 1600 नहीं है, ये भी इससे 5 गुना ज़्यादा है। 16 5 80, 8000 होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि एक दुकानदार निम्नलिखित 4 योजनाओं की पेशकश करता है, किस योजना में अधिकतम छूट दे रखा है? तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है कि यहाँ पे 4 छूट दे रखा है। ये टाइम वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 छूट दे रखा है और कह रहा है कि कौन सी छूट में ज़्यादा फायदा होता है। तो हम इसको जल्दी जल्दी चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे 25 और 22 का छूट दे रखा है। तो -22 -25 प्लस 22 × 25/100। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 45, ये आ गया -45। इसको सॉल्व करेंगे 25 चौको 100, 4 5 20.5। तो यहाँ से आ गया 40, और यहाँ से लगभग 40 के करीब में आएगा। ये लगभग 40 के करीब में आएगा यहाँ से। अब इसको हम देख लेते हैं कि कह रहा है कि 3 खरीद पर 2 मुफ्त देता है। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर हम 3 खरीदेंगे तो 2 मुफ्त देगा, यानी टोटल हो गया 5। तो 5 पे 2 फ्री होगा। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो 5 दूना 10, तो ये आ गया 40%। तो ये थोड़ा सा 40 से कम है, ये आ गया 40%, यानी यहाँ पे 40% का छूट मिल रहा है। अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 खरीद पर 4 मुफ्त, यानी टोटल हम खरीद रहे हैं 9 और हमें 9 पे 4 फ्री है, गुणे 100। तो यहाँ से आ गया 400। 9 से भाग देंगे तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, 9 चौको 36, यानी 44 दशमलव कुछ आएगा। यहाँ से 44 दशमलव कुछ ये आएगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 4 खरीद पर 3 मुफ्त,
तो यानी हम खरीद कितना रहे हैं 7 और हमें फ्री कितना मिल रहा है 3। तो 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ आ गया 7 चौको 28, 7 दूना 14, यहाँ से आ गया 42 दशमलव समथिंग आएगा। ठीक है, तो इसमें कहा है क्वेश्चन में कि सबसे ज़्यादा छूट कहाँ पे मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा छूट यहाँ पे सी में मिल रहा है, 5 खरीद पर 4 मुफ्त। तो यही हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे 44 मिल रहा है, बाकी सब में कम मिल रहा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल रहा है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। अगर आपका कैलकुलेशन तेज़ नहीं होगा तो इसको बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब है क्योंकि ये अंग्रेजी में कुछ दे रखा है और हिंदी में कुछ दे रखा है। हालांकि मेरा सही है लेकिन इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है 19। कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर विमाओं वाले ईंटों का उपयोग करके 10 मीटर, 5 मीटर और 20 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार का निर्माण करना है। कह रहा है कि 10 मीटर, 5 मीटर और 20 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाली ईंटों को गणना करें कि कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो बस हमें यही करना था, 1 से 2 जीरो यहाँ से कट गया, ये 25 दूना 50 यहाँ से कट गया, ये आ गया 2000। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो बस इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें जो टोटल एरिया था उसमें ईंटों के एरिया से हमें भाग देना था। तो यही हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो कि साधारण ब्याज का है। तो कह रहा है कि नवीन, सुमन और आर्या से ऋण लेता है जो कुल मिलाकर 94,000 रुपये है। तो जो नवीन है वो ऋण लेता है 94,000 रुपये के, 9,400 का ऋण लेता है सुमन और आर्या से। आगे कह रहा है कि सुमन से प्रतिवर्ष 12 सहित 1/2 साधारण ब्याज की मांग करती है जबकि आर्या प्रतिवर्ष 10 सहित 1/2 साधारण ब्याज की मांग करती है। एक वर्ष में नवीन द्वारा दिया गया कुल ब्याज 1063 है। तो आर्या से उधार ली गई राशि, तो मैं मान लेता हूँ कि सुमन 100 रुपये देती है, सुमन से वो 100 रुपये लेता है। मैं मान लेता हूँ कि सुमन से 100 रुपये लेता है। तो सुमन से 100 रुपये लेता है, कितने साल, कितने दर है हमारा 12 सहित 1/2 यानी 12 दूना 24, 25/2 नीचे गुणे 100 1 साल के लिए। और आगे कह रहा है कि आर्या से, तो आर्या से कितना लेगा 9,400 माइनस x। आर्या से इतना रुपये लेता है, कितना दर है हमारा 20 दूना 20, 21/2 गुणे 100 1 साल के लिए। तो टोटल हमारा ब्याज कितना आ रहा है 1063। तो इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से हम 200 ले लेते हैं, तो 200 इधर चला जाएगा, तो 63 गुणे 200 बराबर ये आ गया 25x प्लस ये आ गया 9400 गुणे 21 माइनस 21x। ठीक है, तो ये आ गया 2 3 6, 2 6 12, 2 ये आ गया 0 और ये आ गया 25x माइनस 21x और ये आ गया, इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा 19,74,00। अब इसे क्या करेंगे, हम इधर माइनस लेके आएंगे तो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो इधर आएगा तो 19,74,00 ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 0 0 2, यहाँ से आ गया 5, यहाँ से आ गया 1 और ये आ गया 4x। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 4 से इसे भाग देंगे तो 4 3 12, 4 8 32, तो ये हमारा आ गया 3800। तो 3800 आ गया। तो हमसे पूछा है कि आर्या किया है, तो आर्या किया है कितनी, आर्या से कितनी राशि उसने उधार लिया था, तो 94 में से हम इसको माइनस कर देंगे 3800 को, तो ये आ गया हमारा 0 0 6, यहाँ से आ गया 5, तो 5600 इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे मैंने मैथ का सोल्यूशन तो करा दिया लेकिन मैं एकदम संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अच्छे से समझा नहीं पाया। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा था।